ओके, चलिए फटाफट आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां लागू की हैं जिन्होंने सोने और चांदी के बाजार में एकदम से भूचाल ला दिया है। मतलब पिछले कुछ हफ्तों में इन कीमती धातुओं के बाजार में जो उथल-पुथल मची है ना, वो सच में ऐतिहासिक है और हर किसी को हैरान कर रही है। तो इस चर्चा में हम इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। आयात शुल्क के झटके से लेकर उन 12 अरब डॉलर्स की निकासी, घरेलू बाजार की खामियां, अंतर्राष्ट्रीय डिमांड में आई भारी गिरावट और आखिर में उस दिलचस्प यो-यो मार्केट इफेक्ट तक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े ट्रिगर से, आयात शुल्क का वो अचानक लगने वाला झटका। हुआ क्या कि 13 मई को रातों रात नियम बदल गए। पहले सिस्टम एकदम फ्री था, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से चांदी मंगवाओ, बस एक स्टैंडर्ड टैक्स दो और काम खत्म। लेकिन अब इससे रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना सख्त सरकारी लाइसेंस और कोटे के 1 ग्राम भी अंदर नहीं आ सकता। सरकार ने पूरी सप्लाई की लगाम पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। और इसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ वो हिला देने वाला था। बेसिक ड्यूटी और सेस मिलाकर टैक्स को सीधे 15% कर दिया गया। और पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती, इसके ऊपर 3% का जीएसटी भी है। मतलब कुल मिलाकर इन धातुओं पर टैक्स का बोझ अब एक भारी भरकम 18% हो गया है। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर। आखिर 12 अरब डॉलर की उस निकासी की नौबत क्यों आई? सरकार को इतने कड़े कदम उठाने की जरूरत ही क्या थी? अगर हम इंपोर्ट के नंबर्स देखें तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। पिछले साल भारत का जो सिल्वर इंपोर्ट बिल था वो करीब 4.8 बिलियन डॉलर्स था और इस साल ये आंकड़ा सीधे उछलकर 12 बिलियन डॉलर पहुंच गया। सीधे सीधे 150% का जंप। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि डिमांड बढ़ गई, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें भी आसमान छू रही थीं। इस बिल ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर एक जबरदस्त डेंट मारा। अब जब इतने सारे डॉलर्स देश से बाहर जाएंगे तो लाजमी है कि भारतीय रुपया कमजोर होगा ही। हालात इतने क्रिटिकल हो गए कि पूरी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए नेशनल लेवल पर अपील करनी पड़ी। साफ साफ कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार को हर हाल में बचाना है और यही आज हमारी देशभक्ति की असली चुनौती है। मतलब एक तरह से गुजारिश की गई कि फिलहाल के लिए ये सोना चांदी खरीदना बंद कर दें। चलिए अब समझते हैं कि इस सप्लाई शॉक का घरेलू बाजार पर क्या असर हुआ और कैसे इसने कुछ खास खामियों या लूप होल्स को टारगेट किया। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना है। देखिए, चांदी सिर्फ गहने बनाने या सिक्के ढालने के काम नहीं आती। ये इंडस्ट्रीज के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट मेटल है। आज भारत में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सोलर पैनल और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं, उन्हें चांदी चाहिए ही चाहिए। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ज़रूरत है। अब सप्लाई चाहे जितनी भी रिस्ट्रिक्टेड हो, इन इंडस्ट्रीज को तो माल चाहिए और वो इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। जाहिर है, इससे लोकल मार्केट में कीमतें तो भड़केंगी ही। इन नए और सख्त नियमों ने एक बहुत बड़े लूपहोल पर भी ताला लगा दिया। हो क्या रहा था कि कई ट्रेडर्स यूएई के साथ हुए सीपा एग्रीमेंट का फायदा उठा रहे थे। वो 15% का रेगुलर टैक्स देने के बजाय दुबई वाले रूट से माल मंगाते और सिर्फ 7% टैक्स देते। मतलब सीधे सीधे 8% का आर्बिट्रेज गैप अपनी जेब में। सरकार के नए नियमों ने इस शॉर्टकट को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जब घरेलू बाजार में ये सब उथल-पुथल चल रही थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा था? वहां भी डिमांड में एक भारी क्रैश देखने को मिला। इसे समझने के लिए एक टिफिन सर्विस वाले उदाहरण के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि भारत एक इंटरनेशनल टिफिन सर्विस का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, जो रोज 1000 टिफिन का ऑर्डर देता है। अब अगर वो इतना बड़ा क्लाइंट अचानक से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो सप्लायर का क्या हाल होगा? पसीना आ जाएगा उसे। वो घबराहट में किसी भी कीमत पर अपना माल निकालने की कोशिश करेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक अचानक से ग्लोबल मार्केट से अपनी खरीदारी रोक लेता है, तो कमोडिटी के दामों का क्या हश्र होता है? इस पूरी सिचुएशन ने इंटरनेशनल मार्केट्स की कमजोरी को बिल्कुल खोलकर रख दिया। यह पूरा सीक्वेंस एकदम क्लियर है। स्टेप 1, भारत ने चांदी के आयात पर रोक लगाई। स्टेप 2, ग्लोबल मार्केट ने रातों रात अपना सबसे बड़ा खरीदार खो दिया। और स्टेप 3, पैनिक में आकर इंटरनेशनल सप्लायर्स ने नए बायर्स ढूंढने के लिए कीमतों को बुरी तरह से क्रैश कर दिया। यही वजह है कि जैसे ही इंडिया में बैन की खबर आई, इंटरनेशनल लेवल पर चांदी के दाम धड़ाम से नीचे गिर गए। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द यो-यो मार्केट इफेक्ट। कैसे इन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने मिलकर एक गजब का विरोधाभास पैदा किया।
इसे योयो इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ भारी भरकम डोमेस्टिक टैक्स ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि लोकल मार्केट में कीमतें आसमान छूने वाली हैं, और शुरू में ऐसा लगता भी है। लेकिन ठीक उसी वक्त इंटरनेशनल डिमांड गिरने की वजह से ग्लोबल मार्केट में कीमतें क्रैश हो जाती हैं। अब ये इंटरनेशनल क्रैश क्या करता है? ये हमारी डोमेस्टिक कीमतों को भी जबरदस्ती नीचे खींच लाता है। इन दोनों फोर्सेस के टकराने से मार्केट में एक जबरदस्त वोलेटिलिटी आ जाती है। दाम अचानक से ऊपर जाते हैं और फिर धड़ाम से नीचे। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल सामने आता है। आज की इस गहराई से जुड़ी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या कोई भी एक देश सिर्फ अपनी घरेलू नीतियों से कमोडिटी की कीमतों को सच में कंट्रोल कर सकता है, या फिर हम सब सिर्फ इस रिपल इफेक्ट यानी श्रृंखला प्रतिक्रिया के हाथों की कठपुतली हैं? अपने लोकल मार्केट को बचाने के लिए उठाए गए कदम कैसे एक अनकंट्रोल्ड ग्लोबल रिएक्शन को ट्रिगर कर देते हैं, ये वाकई में सोचने वाली बात है ना?